वो एक अलग समस्या है। ये सारी समस्याएं देखता था तो मुझे बहुत अलग अलग फ्रंट पे दिखाई देती थी सबसे पहले। और सबके लिए ऐसा लगता था कि एक जिंदगी तो बहुत कम है। ऐसा लगता था कि एक शरीर यात्रा में तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक फ्रंट पे दिया जाए पर्यावरण के लिए जो लगे। तो आज हमारी दोस्तों का ग्रुप भी ऐसा था, हम बात करते थे तो सब में ऐसा लगता था हाँ यार इतनी सारी समस्याएं हैं। तो कई बार निराशा भी आती थी, ऐसा लगता था कि दिन में 24 घंटे कम होते हैं, इतने सारे काम हैं और कहाँ कहाँ नहीं करें। तो मैं कोशिश करके सब जगह जुड़ा भी। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अलग एक फ्रंट, अच्छा इनमें कोई कनेक्शन दिखता ही नहीं था। ऐसा लगता था यार गरीबी में और सांप्रदायिक सद्भाव में तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। फिर लगता था कि महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है और दलित के साथ हो रहा है, या फिर उसको देखें कि जो अशिक्षा है और उसको अगर कनेक्ट कर दें कहीं किसी और पीड़ा से, तो आपस में बहुत कंफ्यूजन लगता है। और वो जो बार बार महात्मा बुद्ध की बात है, देयर इज सफरिंग, जगत दुख में है, सर्व दुखम। वो ऐसा लगता था हाँ सारा ही दुख में ही चल रहा है। ये कई बार फील होता था, मतलब मन में आता था। हालांकि अब वो हो सकता है कि पूर्व संस्कार भी हमारे होंगे, जैसे हम जिस परंपरा से आते हैं तो सन्यासी परंपरा रही है। दादाजी हमारे सन्यासी थे, उससे उनका जो हम जिस स्थान पे हैं वो भी, जब कबीर को जब सुना तो ये लगता रहा बार बार कि अच्छा, मन में ये जरूर था कि परिवार के साथ रहकर भी सन्यासी हुआ जा सकता है। सन्यासी का अर्थ क्या है वो समझ रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि जो इस सब से दूर रहे। तो ये सारे चीजों में एक बहुत विचारों का, जिसको कह सकते हैं कि घमासान चलता था। तो सबसे पहली बहुत सुकून वाली बात जो मेरे साथ हुई कि एक कनेक्टिंग पॉइंट मुझे मिला, या कह सकते हैं केबल मिल गई जिसको मैंने सारी चीजें कनेक्ट हो गई। और इतनी हम्म। बढ़िया से कनेक्ट हो गई कि कहीं अब ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ अलग है। तुरंत सेकंडों में मुझे ये चीज आ जाती है, इसका ये जुड़ते 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 ये जुड़ जाता है कि हाँ इसका ये कारण है और इसका ये प्रयोजन है। और ये अभी सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ कि सूचना रूप में ही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अंदर से, लेकिन अब ध्यान जाने लग गया और पता चलने लग गया। ऐसा नहीं होता है हम्म। कि अब यार ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के साथ, ये जो कंफ्यूजन्स बने रहते थे वो काफी हद तक दूर हुए, रिजॉल्व हुए। और तो अभी इस स्थिति में मुझे समझ में आने लगा है कि क्या कारण है। जी। तो क्या कारण निकल के आए, जैसे दलितों को या बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ या जी भैया। टेररिज्म? हम्म। तो मूलतः भैया मुझे एक सबसे अच्छा जो चीज पकड़ में आई, जो चीज ध्यान में आई कि मानव को जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में नहीं देखने के कारण से, या जिसको कह सकते हैं शरीर मान के जीते रहने से, सबसे हम्म। पहली प्रायोरिटी में जो हमारे साथ हुआ कि हमारी शिक्षा में भी जो ये तीन चीजें हैं वो इसी कारण है कि लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद, कि हम शरीर मानकर जीते रहे। और हम्म। जब हम और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व है, ये संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व इस रूप में अगर हल्की सी झलक भी मिल जाती है हमें, और ये समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए कर रहे हैं, हर व्यक्ति हम्म। सुखी होने के लिए कर रहा है। और सुख अपने आप में एक मूल प्राकृतिक चाहना है। हम्म। और सुखी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी मान ये रखा है कि शरीर से सुख मिलेगा, सुविधा से सुख मिलेगा, और वो मिल नहीं पा रहा है। वो चीजें सभी में लगभग रिजेंबलिंग, कनेक्टिंग होती नजर आई। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं तो जैसे मैं अलग अलग समस्या पे बात करते हैं, जैसे कि पहले ये मानते थे कि जो गरीबी है वो इसीलिए है क्योंकि कुछ अमीरों ने इस पे कब्जा कर रखा है, और जैसे ही उनको भी ये मिल जाएगा तो गरीब भी सुखी, अमीर भी सुखी, सब सुखी। समाजवाद हम्म। की थोड़ी सी एक वो थी अंदर, साम्यवाद हो जाए, बराबरी आ जाए। मार्क्स को भी हम्म। पढ़ा था, लेनिन को भी पढ़ा था। पर अभी समझ में आएगा कि उससे सुख नहीं होगा। अमीर भी दुखी है और गरीब भी दुखी है, क्योंकि सुख हम्म। और दुख का बहुत ज्यादा भौतिक साधनों से लिंक नहीं है। हाँ ये हम्म। जरूर है कि आवश्यक है, पर वो पर्याप्त नहीं हो सकते। शरीर को चलाने के लिए हम्म। आवश्यक है, और शरीर को चलाना इसलिए आवश्यक है कि जीवन जागृति की ओर जाए। जीवन जागृति के हम्म। लिए शरीर आवश्यक है। तो हम्म। ये जब भैया कनेक्ट हुआ ना, तो उससे सारी चीजें, जैसे बलात्कार की समस्या थी, या मैं हम्म। सुसाइड को भी एक बार बहुत ज्यादा देखता था, तो वो भी ये हम्म। समझ में आया कि बलात्कार की समस्या भी क्यों है। और उसका मूल कारण यही है कि शरीर से सुख पाने की चाहत है। हम्म। आत्महत्या का जब मैं देखता था कि जब लोगों में आत्महत्या करते हो, तो मुझे बड़ा अंदर से, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव था इस बारे में कि, तो ये समझ में आया कि जीवन समझ में नहीं आया, इसीलिए शरीर को ही सारी चीजों का कारण माना। जीवन को समझने से सुख को समझ में आता है। जो शरीर को कारण मानते रहते हैं तो दुख का कारण भी शरीर लगता है शरीर को समाप्त कर लेंगे तो दुख भी खत्म हो जाएगा। तो हम्म। ये मैं उसको इस तरह से पकड़ पाया हूँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब एक मेजर
चीज को देखें तो ये समझ में आ रहा है कि अपने को ये स्पष्ट हो गया कि रूट कॉज क्या है। हाँ, तो उससे काफी एक राहत आ गई, है ना, सारी समस्याओं का रूट कॉज समझ में आ गया। जी भैया, बराबर ये ना। मुझे अंदर काफी अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया। तो जो हम हमारे में जो उथल पुथल रहती थी कि यार इतनी सारी समस्याएं हैं, कारण क्या है, एक कारण आ गया जिसको कह रहे हैं कि अपन मानव का अध्ययन नहीं हो पाया ठीक से। शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव, ये अध्ययन नहीं हो पाने से, अपने को शरीर मान लेने से ही सारी समस्याओं का रूट दिखता है वही, अलग अलग मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, रूट कॉज वही है। भैया ये समस्या इतनी थी कि कई बार रात रात भर नींद नहीं आती थी और ऐसा सोचते थे कि यार क्या करें क्या करें। मतलब एक समय कॉलेज टाइम में तो इवन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपनी डायरीज वगैरह जो होती थी उसमें लिखता था और घंटों तक सोचता रहता था। और कई बार रोने जैसी स्थिति भी होती थी, क्योंकि कई महापुरुषों को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, उनको पढ़ा, और सबको पढ़ के कहीं ऐसा लगा नहीं कि कोई कंक्रीट हल मिल पा रहा है। जैसे अब जैसे स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था, तो दरिद्र नारायण है, उनकी सेवा करो, अ, उस अच्छा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म राजयोग, वो सब पढ़ने के बाद भी अध्यात्म एक अलग चीज लगती थी। और ये बिल्कुल अलग अलग लगता था। यार अध्यात्म का मतलब तो बिल्कुल अलग है। बीच में मैं फिर इनको अवधेशानंद जी को पढ़ने लगा और कई इधर ये चीजें पढ़ी, फिर इधर वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ा, तो वहां रिच डैड पुअर डैड पढ़ा तो अलग चीज समझ में आ रही थी। इतना जो वो हो रखा था ना अंदर स्टोरेज उन सबको जैसे हम कई बार आदित्य और हम बात करते हैं कि नागराज जी का प्रताप ये है कि सबको एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया। बोले चाहे तो मतलब लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे एक ही तीर से जिसको कहते हैं सबको आर पार कर दिया। तो ये जो मतलब पावर है ना जीवन विद्या की, ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इतना शानदार लगता है कि सारी चीजों को एक साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये बहुत प्यारा लगता है। बहुत बढ़िया। तो अपने द्वंद्व से मुक्ति एक मेजर उपलब्धि के रूप में। बढ़िया। आदित्य भाई तुम कैसे देखते हो, क्या तुमसे भी पूछे कि भाई इतने दिन जुड़े रहने से तुम्हें क्या उपलब्धि हुई, क्या चीज परेशान करती थी और क्या उत्तर मिले? हाँ भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। अनिल भैया और मेरा आज लगभग यात्रा काफी एक जैसी है। मतलब शुरुआत से वातावरण एक ही मिला, एक ही परिवार और एक ही चीजें पढ़ने में आई। हम लोग डिस्कशन भी खूब आपस में किया, हमारे फ्रेंड भी म्यूचुअली है। तो विचारों के रूप में तो जो भैया ने बताया, और मेरा भी ऐसे ही चलता था कि काफी सारी चीजें पढ़ने के बाद और डिस्कस करने के बाद समस्याओं पे ध्यान बहुत ज्यादा था। और अ, यही सारी चीजें मैं भी डायरी लिखता था और अकेले कमरे में बैठ के परेशान होता था। ऐसा लगता था जिंदगी कहाँ लगानी है इतनी एनर्जी अंदर, तो अकेले कमरे में चिल्लाने की इच्छा करती थी। कोई रास्ता नहीं मिल रहा लाइफ के लिए, पैसा कमाने में पूरी ऊर्जा लगानी नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही जिसमें सवालों के जवाब हों। और अ, शिक्षा क्षेत्र को बहुत अच्छे से 25 साल देखने के बाद भी अ, मतलब ऐसा लगता था कि अब रास्ता शिक्षा से निकलेगा, पर मेरा खुद का रास्ता शिक्षा से नहीं निकल रहा है, तो दूसरों को कैसे निकलेगा। तो बचपन से मतलब स्कूल टाइम से ही ऐसा लगा कि यार शिक्षा एक अच्छी चीज है, काम की चीज है। पर जो हुआ जा रहा है, जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जा रहा है, वो काम की चीज नहीं। और इवन जब हमारे परीक्षा होती थी, जैसे भैया मेरे से 4 साल आगे थे पढ़ने में, परीक्षाएं लगभग एक ही कॉलेज एक ही स्कूल में थे, तो साथ में ही होती थी। तो हम लोग परीक्षा के दिनों में डिस्कस करते थे कि यार ये चीज पढ़नी और इनको याद करके लिखना जीवन में कहाँ काम आएगा, कहाँ जरूरी है। और शिक्षा होनी चाहिए, ये बात अपने अंदर बहुत गहरे से थी। वो आदर्शवादी तरीके से ही थी, पर बिल्कुल शिक्षा की
हमेशा स्वीकारते थे, पर शिक्षा के अंदर जो वस्तु थी, हम लोग बात करते थे जिन राइटर को पढ़ रहे हैं वो खुद स्कूल नहीं गए, है ना। और जिन लोगों के उपन्यास हैं या जिनकी कविताएं हैं, जिनके थॉट्स हम पढ़ रहे हैं, जो आर्थिक चिंतक, सामाजिक चिंतक, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य के राइटर, और वो स्कूल गए नहीं कभी, और हम उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अच्छा, इनको पढ़ के लिख के परीक्षा में याद करके लिखे, अगले दिन सब भूल गए, तो इससे अर्थ क्या है? कोई रास्ता निकल नहीं रहा था, पर कोई और ऑप्शन था नहीं। परिवार में भी शिक्षा को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया, तो पढ़ते रहे। और इस दौरान डिप्रेशन की समस्या मेरे साथ भी आई, मतलब बहुत गहरे से आई। कल परसों ही याद कर रहा था, एक दोस्त के साथ बैठे थे, तो एक और थर्ड पर्सन कोई था, उसके बारे में बात हो रही थी कि वो बहुत तकलीफ से निकल रहा है, डिप्रेशन है और सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही कह दिया कैजुअल वे में, मैंने कहा देखो, सुसाइड सुसाइड से कुछ होना नहीं है, मैंने करके देखा हुआ है, इससे कुछ हल नहीं निकलता है। तो एक समस्या ऐसी भी आई थी कि लगा कि जिंदगी के लिए कोई रास्ता निकल नहीं रहा है, अब अपने आप को बिल्कुल निरर्थक फील कर रहे हैं। 25 साल बिगड़ गए। और अच्छा, भैया में और मेरे में अंतर ये था कि भैया थोड़े से बहिर्मुखी थे, भैया का व्यवहार पहले भी अच्छा था। मेरा व्यवहार अब 2 साल, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो व्यवहार है वो थोड़ा बढ़ा है। और वो पहले विचारों में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, उसके बाद व्यवहार में थोड़ा बहुत मैं लोगों से मिलनसारता से बढ़ पाया। बाकी पहले हालत ये थी कि काफी अपने अंदर घुटना, सोचना, और लिखना, परेशान होना, रोना, चिल्लाना। और जब भी कोई डिबेट चलती थी या हम ग्रुप में कॉल वगैरह करते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल दोस्तों के साथ, तो अभी काफी सारे दोस्त जीवन विद्या शिविर में उनसे आ रहे, जैसे मानिक जी हैं, विजय है, और भी कई लोग हैं। तो हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, मैं बहुत उग्र होता था और मुझे लगता था यार क्या फालतू की बातें कर रहे हो, समस्याएं इतनी हैं और कोई हल नहीं है किसी के पास, सब लोग इधर उधर कार्य लगा रहे हैं। और कोई कहता था यार पॉजिटिव रहो यार। भाई किस बात से पॉजिटिव रहो, एक बात बताओ जिससे पॉजिटिव रहा जा सके। तो मैं बहुत नेगेटिव एनर्जी और वो सबके बीच में घिरा रहता था। और अ, इससे व्यवहार भी कुछ लोगों के साथ हो नहीं पाता था, और अपने आप में शादी को लेके डर बना रहता था। इवन जब इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे, समाज में आंदोलन में लगे, तो काफी महीनों काम करने के बाद परिवार को भी चिंता हुई, दोस्तों को भी चिंता हुई। भैया भी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे, तो उनसे कहते थे यार इसको बात करो उससे। तो मेरे दोस्त मेरे को बिठा बिठा के शादी और नौकरी के बारे में पूछते थे कि तू क्या सोचता है इसके बारे में, क्यों नहीं कर रहा है। और जब इलेक्शन निपट गया, सुनील जी ने बोला, बोले यार अब तो तुम शादी नौकरी कर डालो। तो मैंने कहा, तो उस दौरान ना तो शादी करनी थी ना नौकरी करनी थी। और ये पकड़ रखा था कि यार जब तक कुछ सही समझ में नहीं आता, तब तक तो जो समझ रखा है उसी को सही मानना है। और समाज सेवा और त्याग और बलिदान और ये सब चीजें चल रही थी। फिर फिर वातावरण और से परिवार में भी काफी घर्षण हुआ, और फिर धीरे धीरे मैंने एक तरह सरेंडर कर दिया अपने आप को परिवार के सामने। फिर शादी हुई, और फिर नौकरी भी हो गई, और कोई रास्ता नहीं बचा, अभी भी परेशानी थे। और 2019 तक तो मैं ढूंढ ही रहा था अपने लिए जिंदगी की, यार क्या करें अब, कैसे अपने आप को नियोजित करें। ये खाना और वापस सो जाना और वापस काम पे जाना, वापस खाना, और ये सब चीजें तो सहन होती नहीं है, इसके लिए थोड़ी पैदा हुए थे। या तो पर ये चल रहा था, साथ साथ जीना भी चल रहा था, और खोज भी चल रही थी। उस दौरान ही जीवन विद्या का पहला शिविर सुनील जी लगे। और फिर पिछले 2 साल से काफी, मेरे को याद है मैं परिचय शिविर से जब वापस आया था, तो परिचय और अध्ययन बिंदु के बीच मेरे केवल 15 दिन का अंतर है। और परिचय के वापस आने के बाद मेरे को सपने में भी शिविर आते थे। तो मैंने कहा यार ये तो
करना ही पड़ेगा पूरा। तो परिचय और अध्ययन बिंदु के बीच मैंने किसी को नहीं बताया, भैया को भी नहीं कहा कि ये कोई काम की चीज है। मैंने कहा यार एक बार मेरे को पूरा समझ में आ जाए कि यार ये कहना क्या चाहते हैं। तो ऐसा करके फिर काफी अंदर एक स्थिर हुआ और फिर काफी सामंजस्य आया। व्यवहार में भी अभी काफी ठीक चल रहा है, परिवार वालों से, दोस्तों से, और सबसे ज्यादा जो पिताजी से मेरे काफी कॉन्फ्लिक्ट होते थे, तो अभी पिछले बहुत समय से पिताजी और मेरे में बहुत आराम से बातें होती है। इवन पापा भी कॉल करते हैं और मैं भी कॉल करता हूँ और हम बात करते हैं। तो मम्मी ने भी कहा कि हाँ तेरा व्यवहार बहुत शांत हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा भरोसा देती है अंदर। और आगे फिर व्यवहार से फिर आगे बढ़ेंगे, व्यवस्था और व्यवसाय, और इनको भी धीरे धीरे होगा। तो अभी बहुत आशा लगती है आगे अंदर। और पिछले 2 साल से मैं परेशान नहीं हुआ। जो पहले स्थिति थी कमरे में बैठ के अपनी एनर्जी को नियंत्रण ना कर पाने की, वैसी स्थिति नहीं आई है। और विचारों में जैसा भैया ने बताया कि समस्याओं के सारे हल दिख ही रहे हैं और उन पे चलना खुद को ही है। तो जीने में चीजें अब धीरे धीरे आएंगी, सर वाली तृप्ति हो गई। अब जीने में आने की पीड़ा अंदर बनी हुई है अभी भी, पर धीरे धीरे होगा, ये भी विश्वास है। बढ़िया। तो इसमें तुम्हें जो जो आराम मिला, उसके पीछे क्या सिद्धांत स्पष्ट हुए जिससे तुम्हें लगता है कि एक आराम मिल गया चीजों में? हाँ, तो एक तो ये काफी गहरे से जमा कि मानव का निश्चित कोई लक्ष्य है और हम सब एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और शिक्षा में कोई निश्चित वस्तु दी जा सकती है। ये चीज काफी अच्छे से आराम देती है कि हाँ, हम शिक्षा में मानव को समझा सकते हैं कि मानव क्या है। और उससे ठीक पहले यही है कि हम खुद समझ जाएं कि मानव क्या है। तो शिक्षा में कुछ जो पीड़ा थी वो यही थी कि हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। और मैं जीवन विद्या से पहले जो क्लास है यूनिवर्सिटी में, मैंने गेस्ट फैकल्टी 2-3 बार पढ़ाया है। और कई सारी यूनिवर्सिटी भी जो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है वहां भी जाके देखा। और राजस्थान की यूनिवर्सिटी है या फिर जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें भी गेस्ट फैकल्टी पढ़ाया है, स्कूलों में भी पढ़ाया। तो पढ़ाते समय मैं अपने आप को ऐसा फील करता था कि जैसे एक अ, जैसे एक परफॉर्मेंस है और परफॉर्मर स्टेज पे खड़ा है और वो ब्लैंक हो गया है। तो वो बहुत डरावनी स्थिति थी मेरे लिए कि बच्चे मेरी तरफ आशावान तरीके से देख रहे हैं कि ये आप हमें जिंदगी सिखाओगे, और मेरे पास खुद के जिंदगी के लिए कोई हल नहीं है। और किताब पूरी करवाना, पाठ करवाना, परीक्षा करवाना, ये सब स्किल है। पर अ, जो उनकी आंख में जो सपना है कि वो जिंदगी को पाना चाहते हैं, वैसा कुछ मेरे पास है नहीं। मैं ईमानदारी से क्लास में बताता था ये सब जो पढ़ाया जा रहा है सब फालतू है, और आपकी जो कॉपियां हैं वो रद्दी में बिकेंगी, और आपने जो पहले पढ़ा था वो आप भूल चुके हो, ये भी जो पढ़ रहे हो वो भूल जाओगे। सिलेबस जो डिसाइड हुआ है यूनिवर्सिटी का वो 100 साल पुराना है। और मेरे पिताजी ने भी वही पढ़ा था, मैं भी वही पढ़ा, आप लोग भी वही पढ़ रहे हो। तो ये सब ब्लैंकनेस में जितनी भी निरर्थकता है वो क्लास में बताता था, शेयर करता था दोस्तों के साथ। और इसके पीछे कॉज ये था कि भाई जिंदगी में कुछ सार्थक हाथ में नहीं मिला है, और ये सब जितना भी परोसा जा रहा है वो सब निरर्थक है। तो जीवन विद्या शिविरों के बाद वाकई एक सार्थक चीज हाथ लगी कि हाँ ये पूरी व्यवस्था जैसी है। तो मानव के साथ जो निरर्थकता जुड़ी हुई है वो प्रकृति की सार्थकता से जुड़कर पूरी होगी। तो प्रकृति की बाकी व्यवस्थाएं जितनी हैं, तीनों अवस्थाएं और पूरे अस्तित्व की व्यवस्था, इकाइयां, व्यापक, और इनको समझने से मानव का जो एक ब्लैंकनेस है वो भरता है, पहली बात। और मानव अपने जीने की जो व्यवस्थाएं बना पाता है वो इन सबके अलाइन में बना पाता है, अलाइनमेंट में बना पाता है। तो इसका मतलब मानव अस्तित्व में सार्थक
बन सकता है और अलाइन रहकर सुखी भी हो सकता है। तो फिर शिक्षा की वस्तु हाथ में लगी कि हाँ, ये अस्तित्व पूरा समझने लायक है, मैं स्वयं को भी इसमें समझ सकता हूँ और समझने के बाद मैं जी सकता हूँ। तो ये चीज काफी राहत दे रही है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मतलब अपने जो सवाल थे कि शिक्षा की वस्तु क्या हो, है ना, क्या ये इसके उत्तर अपने को मिलने से एक आराम आ गया, एक सार्थकता मानव की दिखने लग गई, है ना, और उसको फिर जीने में भी जो अपन कर रहे हैं प्रयोग व्यवहार में, वो उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है अपने में एक राहत के रूप में। हाँ जी भैया, ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा की निरर्थकता वास्तव में मैं अपने आप को निरर्थक मान रहा हूँ, इसलिए मेरे को शिक्षा की निरर्थकता उस समय दिख रही थी। और जुड़ा हुआ ही है, मतलब मानव और शिक्षा, जैसे परिचय शिविर में भी अच्छी लाइन आई थी कि मानव का लक्ष्य, जैसे शिक्षा का लक्ष्य ये है कि मानव को जीने के लिए तैयार कर दे। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, शिक्षा का लक्ष्य और मानव का लक्ष्य। तो शिक्षा के लिए वस्तु से मेरी एंट्री हुई, पर फिर अपने भी ध्यान में यहाँ निरर्थकता तो खुद में ही है, और फिर उसको भरने से शिक्षा की निरर्थकता भरेगी। वहां शिक्षा खुद के सार्थक होने से शिक्षा सार्थक होगी। तो ये चीज थोड़ा फुलफिलमेंट देती है कि हाँ, अब खुद के सार्थक होने पे बात बनेगी। तो तर्क रूप में खुद में, मेमोरी में कुछ चीजें आ गई, पर सार्थकता अभी जीने में शेष है। और जीना सबके साथ ही है, परिवार में ही है। तो इसको लेके काफी आशावान होके प्रयास तो जारी है, और चीजें धीरे धीरे होंगी। तो अ, अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ चारों तरफ अच्छा फील हो रहा है। और आगे के स्टेप भी दिख रहे हैं कुछ, कि हाँ, अब अभी जहाँ हम खड़े हैं उससे आगे के 5 स्टेप क्या हो सकते हैं। पूरा स्टेप नहीं दिख रहा है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, पर अपनी स्थिति, जो परिवार की स्थिति, यहाँ के आगे से 5 स्टेप दिख रहे हैं, तो उस पर काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो क्या स्टेप्स दिख रहे हैं अभी, क्या करने का, जैसे मान लो क्या गैप है अभी रह गया और कैसे उसको भरने का सोच रहे हो? हाँ भैया, तो अभी हमारी जो परिवार की स्थिति है, तो परिवार में मैं अभी कल परसों बैठ के सोच रहा था कि व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय। तो हम लोग जिस स्थिति में है उसमें सबसे स्थूल रूप में व्यवसाय में देखा जाए तो शुरुआत से बहुत ज्यादा दादाजी के समय से तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत, मतलब इकोनॉमी तो थी नहीं वहां, तो केवल सन्यासी परंपरा और विचारों को ही जीवन में जगह मिली थी। फिर पापा जी ने ऐसा किया कि समाज की स्थितियां बुरी हैं तो दान से काम नहीं लेना है, तो पापा ने नौकरी कर ली। और उस समय को और मॉडल था नहीं, तो नौकरी से जितना भी हो सकता है मिनिमम सुविधा संग्रह, और उसमें आर्थिक व्यवस्था एक बनाए रखना। लेकिन एक चैप्टर आ रहा है, मैं आवाज बंद कर दूं। ठीक। हम्म। हाँ भैया, जी। तो आर्थिक स्थिति या बहुत शुरुआती स्टेज में ही है, तो अभी फिर हमारे पास भी कोई और जगह नहीं थी, तो हमने भी यही देखा था नौकरी एकमात्र ऑप्शन, तो हम लोग भी उसमें घुस गए। पर स्वावलंबन और इन सबसे जो मानसिकता, नौकरी की संघर्ष वाली, भय वाली, और ये सब जो आती है, इस पे ध्यान जा ही रहा है। तो एक तो व्यवसाय में तो ये स्थिति है। व्यवहार में हम लोग क्योंकि कार्यों में इतना उलझे रहे थे, सब लोग अलग अलग जगह पोस्टिंग है, पापा की भी पोस्टिंग मोस्टली 3-4 जगह रही है, अप डाउन, और ये सब हमने देखा ही है। तो आज भी मैं देखता हूँ कि मैं जब आता हूँ तो मेरी बेटी सोती रहती है, जब जाता हूँ तब भी सो जाती है। और फोन पे कभी बात होती है, यहीं रह जाता हूँ बिजोलियाँ। तो कल भी बात हुई थी, बोले आप आए क्यों नहीं, तो मैंने कहा दूर है। बोले बस में बैठ के आ जाओ। तो अब वो 3 साल की बेटी भी व्यवहार करना चाह रही है, हम लोग भी व्यवहार करना चाहते हैं, पर व्यवसाय में इतनी ज्यादा उलझने हैं कि व्यवहार के लिए समय कम मिल पाता है। आज भैया और मैं भी कल बात कर रहे थे कि हम चारों जो हैं, मैं, दिव्या, भैया और भाभी, तो हम लोग भी सब अलग अलग कामों में इतने फंसे हुए हैं कि आपस में 1 घंटे बात करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो संडे या सैटरडे में
इन चीजों को चुरा के जी लेते हैं और वहां जीने की आशा बनती है कि हाँ साथ में जिया जा सकता है। और इसको अच्छे से कर पाना अभी समय का नियोजन उस तरफ नहीं हो पा रहा है। तो करना सब चाहते हैं पर योग्यता में कमी है। योग्यता अर्जन करने के लिए भी समय चाहिए। समय हमने कार्य में लगा रखा है, नौकरी में लगा रखा है। तो उससे समय चुराना ये पहला स्टेप है कि हम छुट्टी लें या जैसा भी अरेंज करें कि साथ में रह पाए या ऑनलाइन बातें करें, पर अपने व्यवहार के लिए समय निकालना और आपस में समझ का एक रूप होना, तो ये इससे पहला स्टेप लगता है। जिसमें हम शिविर में आना है या कभी साथ में कहीं जाना है तो हम प्रेफर करते हैं कि चारों साथ में जाएं या सब लोग पूरी फैमिली वाले ही साथ में जाएं और आपस में बातें करें इस चीज पे कि कैसे जीना है। बच्चों की शिक्षा को लेकर बातें करें कि बच्चों में क्या चीज जा रही है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये मैंने देखा कि शिक्षा में जैसे ही बात करते हैं तो इंसान हमेशा सही की तरफ ही होता है। अच्छा, व्यक्तिगत बात करते हैं तो इंसान उसमें अपना डिफेंस लगा लेता है मैकेनिज्म की ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। पर शिक्षा में जब भी बात करेंगे तो व्यक्ति सही की खोज में ही होता है। तो हम चारों आपस में शिक्षा की बच्चों में जो जा रही है उसी को सेंटर में रख के बात करते हैं। तो इससे काफी आपस में सिंक्रोनाइजेशन आसान हो जाता है। और अभी पहला स्टेप हमको ही लगता है कि अभी जो व्यवस्थाएं जितनी प्रतिकूल है परिवार की या आपस में पोस्टिंग 100-500 किलोमीटर दूर है और फिर तो उसको सबसे पहले समय की अनुकूलता पहले बनाई जाए आपस में कि हाँ, जैसे कोरोना में काफी अच्छा एक संबल मिला था कि पूरा 6 महीना परिवार में बिना किसी नौकरी के दबाव के और उसमें साथ में रहे। तो उससे अभी ये भरोसा बन गया कि हाँ, मूल्य मूलक सुख नाम की कोई चीज होती है और वो चीज आस्वादित एक दो बार ही हुई, पर उसका एक ग्लिम्स अभी तक बना हुआ है कि हाँ ये ऐसे जिया जा सकता है। तो एक तो ये कि समय जो है अपना इसमें नियोजित करें कि आपस में हम मानसिकता रूप में एक हो सकें, आपस में मिलके सही चीजों पे बात कर सकें, पठन के लिए समय निकाल सकें। अभी दोस्ती में भी पठन के लिए राजस्थान वाले ग्रुप में हम लोग भाभी और दिव्या इन्होंने भी कभी कभी जुड़ रहे हैं। तो मैंने कहा हम लोगों की नौकरी है पर घर पे भी इतनी व्यस्तताएं हैं, पापा मम्मी और छोटे बच्चे 3 और फिर स्कूल और फिर खेत और फिर घर का पूरा रख रखाव और इसको लेके तो कार्यों में ही समय जा रहा है पूरा। तो उससे थोड़ा सा समेट के या कुछ और कोई व्यवस्था करके समय को इस तरह से करना है कि आपस में व्यवहार के लिए एक समय निकाला जाए। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप ये कि जिस भी क्षेत्र को अभी हमारे पास है, जैसे हमारे फ्रंट ये है कि एक नौकरी है, एक छोटी सी खेती हमने शुरू की है और एक स्कूल है जिससे लगभग 21 साल से मम्मी और हमारा परिवार स्कूल चला रहा है। तो स्कूल एक फ्रंट है और एक ये थोड़ा बहुत एक प्रॉपर्टी है जिससे किराया वगैरह। तो जो भी फ्रंट अनुकूल है उससे व्यवसाय में स्वावलंबन, केवल आर्थिक स्वावलंबन, स्वावलंबन भी क्या, आर्थिक स्वनिर्भरता कहते हैं उसको, कि सरकार और बाजार के अलावा कोई निर्भरता हो तो वो हम शुरू करें ताकि हम नौकरी से ज्यादा छुट्टी लेना अफोर्ड कर पाए। ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप दिख रहा है। पहला स्टेप समय समय को निकालना और मन पे काम करना, आपस में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं और सही का एक रेफरेंस मिल पाए इसके लिए काम करना। दूसरा स्टेप ये कि समय ज्यादा निकल पाए इसके लिए कोई आर्थिक निर्भरता को ढूंढना, जिसमें अभी स्कूल पे मेरा विचार टिके हुए हैं पर अभी जैसे काफी सारे मंथन चल रहे हैं। शादुल भैया से भी काफी बात होती है। शादुल भैया ने भी काफी अच्छा मार्गदर्शन किया था कि अ, तो मैं इसमें आदर्शवादी गांठें लगी हुई अभी तक की शिक्षा से पैसा कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए, पर अभी जो ट्रांजिशन फेज है और अभी भी हम सब चीजें देख ही रहे हैं। तो अ, अगले स्टेप जो है, सेकंड स्टेप, वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा स्टेप जो है वो अ, अगर कोई एक व्यवसाय या परिवार का सामूहिक कार्यक्रम, व्यवसाय की बजाय इसको सामूहिक कार्यक्रम कह दूं जिसमें परिवार पूरा
एक मत हो कि हाँ ये काम करना है। जैसे अभी क्या है कि हम खेती कर रहे हैं तो मम्मी को लगता है कि खेती क्यों फालतू, वहां जाके थक रहे हो, और अ, बेटा इतना मेहनत करने के बाद भी ये हो रहा है। तो अच्छा, उन्हें पता नहीं कि हमको आता ही नहीं है, और हमने तो 20 साल से कुछ किया ही नहीं खेती, तो अभी ज्योग्राफी किताबों में ही पढ़ी है अभी तक, तो पौधे ही पहली बार देखे कि ये दाल का ऐसा होता है, मूंग का ऐसा होता है, मूंगफली का ऐसा होता है, ये पहली बार देखे। तो उपज तो कम होनी है, पर और स्कूल में अगर कुछ कर रहे हैं तो पापा जी का रहता है, मैंने जिंदगी भर स्कूल की है बेटा, जब से पैदा हुआ हूँ तब से घंटियां ही सुन रहा हूँ, क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, बंद कर दो इसको। और तो ये काफी सारी चीजें परिवार में भी स्वीकृतियां सब चीजों के बारे में नहीं है। सहमतियां हैं कि हाँ ठीक है, कर रहे हो तो करो, ऐसे कुछ ज्यादा खींचतान नहीं है, पर स्वीकृतियां नहीं है। तो एक कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं जो सामूहिक कार्यक्रम के रूप में मिल पाए। पहला समय निकालना हो गया, दूसरा सामूहिक कार्यक्रम हो गया, और तीसरा स्टेप फिर मैं देखता हूँ उसको ऐसे कि अ, शिक्षा में कोई एक ऐसा फ्रंट अपन ले पाए परिवार के रूप में, जिससे हमारे बच्चों को, साथी परिवारों के बच्चों को, और हमारे अपने शोध को लेके हम काम कर पाए शिक्षा में। जैसे, और ये चीज काफी अंदर आराम देती है, मतलब मैं कभी कभी बात करता हूँ कि मैंने एक दो कविताएं लिखी जिसे मेरे बच्ची, मेरी भतीजियां और मेरी बेटी मेरी कविताओं को जब गाती है तो मेरे को काफी अंदर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ हाँ क्या तृप्ति मिली है। और वो काफी शौक से गाती है। वो पिछली बार बात हुई तो मेरी छोटी वाली भतीजी ने कहा चाचा एक और कविता लिखना। तो अ, शिक्षा को लेके शोध करना ये काफी तृप्तिदायक काम है। और इसमें फिर महेंद्र भैया वाली जो प्लेटफॉर्म है एच3 वाला, उसको लेके भी काफी कुछ संभावनाएं दिखती है, बहुत आशा जगती है कि हाँ काम तो हो सकता है। और तो ये अगला स्टेप है। तो ऐसे करके कुछ स्टेप दिख रहे हैं, और इन पे परिवार में बातचीत अब होगी, और हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, सब लोगों का जो सामूहिकता होगी उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें दिखती है भैया। बहुत शानदार। तो रूट में अपन इस बात पे आ रहे हैं कि एक पारिवारिक, है ना, स्वधन का, समृद्धि का एक मॉडल को पहचान पाए, है ना, और मिलजुल के उसको कर पाए। उसमें अभी जो अल्टरनेटिव दिख रहे हैं वो अभी ठीक से पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनको अपन को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी भैया, ये बिल्कुल सही है कि अभी परिवार रूप में जैसे हमारे पास कोई पेशेवर ऐसे कोई स्किल नहीं है, पारंपरिक स्किल नहीं है। और परिवार में दादाजी तो सन्यासी परंपरा से ही थे, उन्होंने जो भी दान दक्षिणा से जो मिला उसमें समय निकाला। और पिताजी ने स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, फिर नौकरी करी, दान वगैरह बंद कराए, फिर हम लोग भी नौकरी से शुरू हुए। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे पिताजी ने 50 साल में वहां से लेके और नौकरी के मतलब प्रिंसिपल तक, स्कूल प्रिंसिपल तक की यात्रा पापा की रही, और हमने शुरू प्रिंसिपल से किया है ना। तो हमारी यात्रा अब शुरू हुई है कि हम इसको कहाँ तक ले जाते हैं, तो स्वावलंबन तक ले जा पाए। तो हमने शुरू ही टॉप ग्रेड की नौकरियों से किया, तो इसमें हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है। हमारे पहले के परिवारों ने खूब, मतलब पहले की पीढ़ी ने संघर्ष किया, तब हमने यहाँ से शुरू कर पाए। तो अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब हमको इसमें देखना है कि अब आगे कहाँ ले जाते हैं। तो पहले स्टेप में काफी शुरुआती इंजन काफी टॉर्क लेता ही है, तो हमको काफी जोर लग रहा है भैया और मैं काफी बातचीत करते हैं इस विषय पर कि नौकरी की फसावट से कैसे आगे निकला जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक और है। मतलब कुल मिला के अपने को एक जो समृद्धि का मॉडल है ना, उसको पहचानने की जरूरत है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो इस पे अपन और चर्चा भी करेंगे प्रधान रूप में, क्योंकि इसके अराउंड चीजों को सेट कैसे किया जाए, है ना। तो भैया एक चीज जैसे स्कूल को अगर समृद्धि, वैसे तो स्कूल ज्ञान व्यापारी है एक तरह का, और आदर्शवादी में तो ये बचपन से पढ़ते ही आए कि शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, और शिक्षा और चिकित्सा से पैसा कमाया जा सके तो फिर वो पाप कमाई होती है। तो इस चीज से पढ़ते आए बचपन से, इसलिए अभी स्वीकार नहीं हो रहा है, या फिर वाकई अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था है कि शिक्षा से स्वावलंबन या समृद्धि नहीं आ पाती है। जैसे
मैंने जब पहली बार पढ़ा था कि नागराज जी आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में पैसा लेते थे, तो हम्म मेरे को थोड़ा हजम नहीं हुआ। पर फिर बाद में ये लॉजिक लग गया कि हाँ, वस्तु के बदले वस्तु और भाव के बदले भाव, तो वहां तो दवाइयाँ दी जा रही है और शिक्षा में तो कोई केवल भाव ही है। तो फिर शिक्षा का कैसा, ये कैसा देखते हैं आप, कैसे देखते हैं भैया इसको? हाँ यार, मैं भी इस कंफ्यूजन में हूँ जो तुम कंफ्यूजन कह रहे हो, है ना। अनिरुद्ध भी से भी बात करेंगे, अभी अनिरुद्ध ने हाथ रेज किया। बट ये जो तुम्हारा जो कंफ्यूजन है, बिल्कुल मेरा भी है ना। क्योंकि शिक्षा में अच्छे लोग आने चाहिए, ये बात तो पक्की है। और शिक्षा अपने आप में एक फुल टाइम प्रोग्राम भी है। और जब जब मैं कई बार इसको देखता हूँ, तो जब हम जिसको ज्ञान व्यापार कह रहे हैं, तो उसमें मैं दो तरह से देखता हूँ शिक्षा में। शिक्षा एक तो स्किल प्रोग्राम है, जहाँ पे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, है ना। दूसरा है जहाँ हम दर्शन पढ़ा रहे हैं। तो दर्शन को मैं यदि देखूं, तो मैं उसको ज्ञान व्यापार कह रहा हूँ पर्सनली। अभी मैं बहुत कंक्लूड नहीं किया हूँ इस बात पे, है ना। और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे आगे जाके शिक्षा माने जिसको हम चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, है ना, साइंस, स्किल शिक्षा में देखेंगे, तो जो इंटर्नशिप है ना, वो भी एक तरह से शिक्षा का हिस्सा ही है। चाहे वो आप, है ना, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो। तो इन सब पे अभी मैं भी बहुत निष्कर्षात्मक तो नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जैसा जिस तरह का माने जो आदर्शवादी थॉट है, मेरे साथ भी वैसे ही फंसा हुआ है वो, है ना। कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आज के समय में देखेंगे, तो जो लोग स्कूल चला रहे हैं, है ना, ऑफ कोर्स ये तो कोई ज्ञान तो दे नहीं रहे हो, स्किल सेट ही दे रहे हैं, और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मतलब स्कूल जो है एक बहुत अच्छा बिजनेस है आज के समय में, है ना। तो अब अच्छे लोग यदि उसमें नहीं आएंगे, तो वो तो अटका ही हुआ है। तो यदि हम लोग, आप लोग ऐसा सोचते हो, जिसको अभी अपन को, और हो सकता है साधन भाई, सोम भाई, इस पे गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी कि क्या इसको ज्ञान व्यापार कहा जाए या स्किल को, तो इस पे अभी सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे हो सकता है कि परिवार के कुछ सदस्य या कुछ लोग जो हैं, वो पूरी तरह से, है ना, इसको एज ए उदारता ढंग से ही चलाएं। बट ट्रांजिशन में क्या होगा, अभी मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। तो ये फसावट तो है, ये मुझे भी बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं भी उसमें नहीं कूद पाता हूँ, है ना। नहीं तो ठीक माने बात है। एजुकेशन में तो लोग करी, जैसे जिस तरह से तुम्हारा जो स्कूल है, तुम्हारे पास जो जगह है, उसको बढ़िया से 2 स्टार 3 स्टार स्कूल बनाया जा सकता है वहाँ, है ना। और उसमें अच्छे से स्किल सेट के साथ साथ वो सोचा जा सकता है कि, बट इसको भी सोचना पड़ेगा। मैं भी बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, है ना, इस पे और मंथन की जी, जरूरत है। ये कुछ, अनिरुद्ध भैया भाई कुछ कह बिल्कुल रहे हैं? भैया। हाँ भैया भैया, कुछ। मेरी महेंद्र भाई से इस बारे में बात हुई थी भैया, लगभग 1 1.5 घंटा। जी जी। तो मेरे को काफी मतलब इस चीज में हालांकि मैंने पूरा विजन दिया, लेकिन काफी चीजें मुझे क्लिक हुई। महेंद्र हम्म भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी भैया, कि जैसे जो ये बात आई ना, वस्तु के बदले वस्तु, तो अभी हम शिक्षा हम्म के अंदर वस्तु के रूप में जो चीजें दी जा सकती हैं, उस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए हैं। हम्म शिक्षा में इस तरह से क्या क्या, अभी सिर्फ हमें लगता है एक बुक है और उसको पढ़ना है और हो जाएगा उससे, हम्म लेकिन अभी सारी चीजें और हैं जो की जा सकती हैं, वो एक्सप्लोर नहीं हुई है। जैसे उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी बताई कि जिस तरह से अभी बच्चों के पास में, अभी हमारे साथ में, हम जैसे हमारे तो तीनों बच्चे छोटे ही हैं, हम देखते हैं कि भैया एजुकेशनल गेम्स कोई भी नहीं है हमारे पास बच्चों के पास। उसके अलावा ऐसी ऐसी चीजें, इतनी चीजें डेवलप की जा सकती हैं, एजुकेशनल को करिकुलर चीजें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उनको अगर बनाया जाए स्किलफुली, तो वो एक वस्तु के रूप में दी जा सकती है। एक रेमेडियल जो एजुकेशन है, जैसे किसी बच्चे को किसी स्पेशल चीज में कुछ जरूरत है, उसके लिए कई टूल्स हो सकते हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने मुझे बताया जैसे कि भैया इतना जो सब्सिडरी चीजें हैं, जैसे बुक्स है, कॉपी पेन पेंसिल, ये सब चीजें, इनको भी अगर अलग तरीके से बनाया जाए, जिसमें उन्होंने कुछ बताया था कि स्किल के रूप में भी दिया जाए, और उसी को, वस्तु को व्यापार के रूप में भी वापस या व्यवसाय के रूप में लिया जा सकता है। जैसे इस पे आदित्य और हम लोग भी एक बार चर्चा करते थे कि बच्चों को कुछ चीजें बनाना सिखाया जाए, और वो बच्चों से फीस के रूप में ना ली जाए, या उसको, वो जो चीज वस्तु बन रही है उसको वापस बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ मॉडल बनाया जा सकता है, इस पे सोचा जा सकता है कि जहाँ पे स्किल की चीजें आए और
शिक्षा के जो कंटेंट है उसमें जो वस्तु रूप में जो चीजें बन सकती हैं, जिस तरह के हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, दोनों चीजें हो गई, जिसमें अभी जैसे भैया ने उन्होंने बनाई भी थी, महेंद्र भैया ने एक बुक बनाई थी पजल बुक करके, जिसको उन्होंने किक हम्म। स्टार्ट डाला था। तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी बहुत ज्यादा अभी डिमांड है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, पुस्तकों का जो एक हम्म। जिसको हम देखते हैं वो हार्ड कॉपी हो, चाहे किंडल वर्जन हो, चाहे सॉफ्ट वर्जन हो, वो काफी बड़ा है, पर अभी सिर्फ उसमें फिक्शन नॉन फिक्शन गार्बेज से ही भरा हुआ है वो, वहां सार्थक चीजें अभी है नहीं, और लोग तलाश में भी रहते हैं पर मिल नहीं पाती है बच्चों के लिए। एक एक मैं और सोच रहा था भैया, जैसे राइम्स एंड पोएम्स और ये जो आदित्य ने बोला, इसको पिक्चराइज करके और कई चीजें बनाई जा सकती हैं, एनिमेशन के रूप में बनाई जा सकती हैं, वो भी वस्तु के रूप में ही है। क्योंकि अभी कार्टून है या ये चीजें हैं वो जो हम देख रहे हैं बच्चे, वो बहुत कंफ्यूजिंग सा है, और आने वाले टाइम में जैसे बच्चे जो कार्टून जैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो वैसे ही हो जाने वाले हैं, मानसिकता रूप में भी। तो अभी शायद मुझे लगता है एक अनएक्सप्लोर्ड पूरा एक पूरा डिवीजन है, जिसपे शायद हमारा ध्यान नहीं है, और अगर उसको देखते हैं तो काफी संभावना बनती है। ये मुझे कहना था भैया। हाँ, बहुत ही बढ़िया भैया, ये तुमने अच्छा ध्यान दिलाया है। जैसे बाबा जी जो कह रहे हैं कि मान लो दवाई है ना, क्योंकि वो कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, जब वो हाथ नाड़ी देखते हैं, है ना, तो कंसल्टेशन तो नहीं चार्ज करते हैं, लेकिन दवाई का तो चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो ये तुमने बहुत अच्छा, मतलब जो तुम्हारी चर्चा हुई महेंद्र भाई से, बढ़िया है कि उसमें क्या हम कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता है क्या शिक्षा में, शायद ये हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी। शिक्षा का मतलब जो आप कह रहे हो कि वो एक तरह से बस क्लासरूम टीचिंग है, बट बच्चों से जो स्किल के रूप में वो जो चीजों का निर्माण करते हैं और उसमें जो टीचर्स अपना योगदान देता है। ये कभी मैं गया था आईआईटी गांधीनगर में, मेरा एक बहुत पुराना मित्र है, मनीष मनीष जैन, है ना। मैं चलो तुम्हें उसकी कुछ वीडियो भी भेजूंगा। तो उन्होंने लगभग लगभग 100 से अधिक प्रोडक्ट बनाए अभी, है ना, आईआईटी गांधीनगर में। उन लोगों ने शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले। तो वो भी जीवन विद्या से भी जुड़ा हुआ है मेरे साथ। अमरकंटक में हम दोनों फैमिली एक साथ एक हफ्ते के लिए बाबा के साथ थे उस समय। प्रवीण सिंह के भी मित्र हैं वो, राकेश गुप्ता, हम सब पुराना ग्रुप है। आईटी कानपुर से किया हुआ है उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और अब तो खैर उसने जॉब वॉब छोड़ दिया। तो वो इस तरह के कुछ सिविल लेता था, और आईआईटी गांधीनगर के जो डायरेक्टर हैं सुधीर सुधीर जैन, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम यहाँ पर ही कुछ एक सेल खोल लो, तो हम 5 लोगों की सैलरी देंगे, ऐसा उनका कमिटमेंट था। 1 साल के अंदर उसने सैलरी लेना बंद कर दिया उन लोगों ने, जो टीम है उनके पास, है ना। उसमें 1-2 और भी, आईआईटी बॉम्बे का एक लड़का है, और भी 3-4 लोग हैं। और वो सिर्फ जो आप कह रहे हो ना, सिर्फ इस तरह के प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। और अभी मतलब कम से कम उनके पास 100 से आसपास प्रोडक्ट होंगे, और जो सिंपल चीजें हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को बताना है, बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। तो एक तो ऐसा करेंगे, आदित्य, अनिरुद्ध, मैं और किसी और का भी मन होगा, क्योंकि मैं अभी आईआईटी गांधीनगर गया था आत्मन को लेके दिखाने के लिए, तो उससे भी मिलना हुआ। और उसका एकदम ओपन ऑफर है कि हम लोग तो कभी भी किसी का मन हो, मैं तो जाऊंगा ही, तो अपन 2-4 दिन वहां रुकेंगे, है ना। तो जो बढ़िया ये जो बढ़िया भैया। तुमने बात की है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। अभी। और एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसके, बहुत ही एक अच्छे चीज प्रोडक्ट्स हैं। भैया, एक चीज और जो हम आदित्य हम लोग जी। सुनील भैया हम लोग गए थे, एक हम्म। कैंप पे गए थे सागर में। हाँ तो हाँ। वहाँ जो कैंप था उसमें जैसे स्किल वाला पार्टी था। तो हम्म। जैसे इस तरह के जो कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिसके अंदर आप कुछ समय के लिए स्किल के रूप में जैसे कुछ चीज सिखा सकें। अभी जी। क्योंकि एग्रीकल्चर में भैया जो टूल्स का मार्केट है, हैंड हाँ। ऑपरेटेड टूल्स एंड बैटरी ऑपरेटेड टूल्स, बिल्कुल ये भी एजुकेशन का ही पार्ट है। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसको अगर देखा जाए ना तो जैसे अभी हम वहां भी जाके आए जब धीरेन्द्र भाई के यहाँ, उन्होंने हम्म। कोल्ड प्रेस मशीन बनाई थी मूंगफली का तेल निकालने की। तो करेक्ट। मूंगफली का दाना उसमें जाता है, वो दाना एज हम्म। इट इज रहता है और तेल भी निकल जाता है, और वो मूंगफली का अच्छा। दाना भी काम आ जाता है। हाँ हाँ। तो मूंगफली के दाने को आप मूंगफली चक्की भी बना सकते हो। तो इस तरह के जो हम्म। इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जो इंजीनियर्स हैं वो क्योंकि खुद इंजीनियर थे तो उन्होंने डेवलप की थी। तो भैया हम्म। अभी हम एजुकेशन में इसको बहुत वैसा मान, क्योंकि अच्छा जुगाड़ जिसको बोलते हैं, कई हम्म। जुगाड़ ऐसे होते हैं वेल्डिंग ये वो करके जो जुगाड़ बनते हैं, वो अगर स्कूल में भी एजुकेशन में डाला जाए तो बच्चों के लिए भी बढ़िया रहेंगे, और उसके बाद में वो मार्केट में भी जा सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे जा ऐसा सकते लगता हैं है। भैया, ये तुमने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया। मैं तो इस पे कभी सोचा नहीं इस एंगल से कि
शिक्षा में वस्तु के बदले वस्तु और ज्ञान को हम है ना फ्री रखें। और ये बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे 8 घंटे अवेलेबल रहते हैं और हर एज ग्रुप के हैं और काफी वो हो सकता है उनका इफेक्टिव स्किल सेट यूज, है ना। तो केवल हम जो रटंत विद्या की बजाय इसको यदि यूज करते हैं तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड ओपनिंग। जो स्वायत्त स्कूल हो सकते हैं और टीचर्स भी स्वायत्त होने की संभावना दिख रही है इसमें। बढ़िया, तो इसको अपन करेंगे, एक प्लान करेंगे, है ना। जब आप लोगों का मन हो, डेट्स हो तो बताना, गांधीनगर चलेंगे, है ना। मैं इसके बाद जाऊंगा ये भी उनके पास। और भैया एक बार बहुत ही बढ़िया। अगर हो सके पहले तो उनको जूम मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हैं अगर हाँ पॉसिबल कर हो लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे। तो उनके तो मैं थोड़ा बहुत सारे आपको रीजन। भेज दूंगा। अभी तो वो पूरा इंडिया के लेवल पर, क्योंकि 1-2 साल में उनकी इतनी रेपुटेशन हो गई अभी कि वो दूरदर्शन वाले और बहुत सारे लोग, तो मैं तुम्हें पहले तो उनके वीडियो भेज दूंगा, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा 80-90% क्या काम कर रहे हैं, है ना। जी भैया। मैं इस ग्रुप पे भी रख दूंगा और अदरवाइज भी भेजूंगा। तो अभी मुझे लग रहा है हम लोगों को जो क्रैक करना है ना, जैसे हम सब एक ही स्थिति में हैं, अनिरुद्ध, आदित्य में, कि हम जो ज्ञान की रोशनी में शोधन को कैसे सजाएं, है ना, समृद्धि के मॉडल को कैसे सजाएं जो व्यवहार प्रधान हो, शिक्षा प्रधान हो, सार्थक हो, और उसमें है ना हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। तो बढ़िया, खूब बढ़िया। तो आज तो समय हो गया और लोगों से बात नहीं हो पाई, है ना, तो इसको करते हैं। हम लोग ही आज ज्यादा ज्यादा ही बोल गए कुछ नहीं नहीं, ये ठीक है ना। शीशराम एक भैया कुछ शार्दुल कहना भैया का चाहेंगे? भी अच्छा हाँ, इसमें ओपिनियन है। शार्दुल भैया हाँ, भी तो काफी कल, अच्छा नहीं, तो रखते मुझे हैं लगता चीजें। है कल अपन सादुल भाई, शीशराम, अभी जो टॉपिक है वो ये है कि हमें क्या उपलब्धि हुई, है ना, माने क्या आराम आया दर्शन से, ऐसा क्या चीज स्पष्ट हो गई जिससे हमें बहुत आराम मिलता है, और अभी क्या गैप है जिनको भरने के लिए हम अपने मन को बना रहे हैं और परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, है ना। इन 2 मुद्दों पे अपन कल फिर बात करेंगे। तो सादुल भाई से, शीशराम भाई से, बंदन भाई से, एक एक करके, निमिषा बहन से, ठीक बात है। कुमारी से करेंगे, है ना। ठीक है भैया। बढ़िया, तो आज क्लोज करें फिर। टेड टॉक हाँ, रखी शायद मनीष जैन वही होंगे, अगर वही है तो आप बताइए। मैंने एक टेड टॉक डाली है उस पे। मैं देख लेता हूँ, है ना, जी देख अगर के वही हो आपको तो आप कंफर्म बता करूंगा। दें। जी हाँ, हो भैया। सकता है वही हो भी सकता है ना। हाँ, यही है। वही है ना भैया जी। हाँ, ठीक है भैया। बहुत ही प्यारा बंदा है, मतलब पूरा फुली डेडिकेटेड, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया भैया। नमस्ते भैया। है ना। चलिए, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आप आपकी बातें नमस्ते काफी सार्थक लगी। नमस्ते। हाँ वो हाँ, कल और बढ़ाते हैं आगे। जरूर बढ़िया जरूर, है भैया, ना। बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते भैया।